तो जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने दिमाग में पौधों, पेड़ पौधों, जंतुओं को छोड़ दीजिए। आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं को लाइए, जीवाणुओं को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो पोषण है वह जीवाणु का है ना। जीवाणु में पोषण, इसको पढ़ने वाले हैं अपन लोग, है कि नहीं। हम पहले चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर के जितने भी डिटेल हैं उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जीवाणु में जो पोषण है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? स्वयं पोषी जीवाणु, विषम पोषी जीवाणु और सहजीवी जीवाणु, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। याद रखना है, धीरे याद रख करते जाइए, ठीक है ना। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे दिमाग में छापते जाइए और नोट भी कीजिए। स्वयं पोषी जीवाणु जो होता है इसमें 2 प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु और रसायन संश्लेषण जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु वह 2 प्रकार का होता है। फोटोलिथोट्रॉप्स होता है, एक तो फोटोलिथोट्रॉप्स हो गया, एक तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हो गया। याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, ग्रीन सल्फर जीवाणु और पर्पल सल्फर जीवाणु। कौन कौन सा? ग्रीन सल्फर जीवाणु और पर्पल सल्फर जीवाणु, ठीक है ना। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स यह एक ही प्रकार का होता है, पर्पल नॉन सल्फर जीवाणु, पर्पल नॉन सल्फर जीवाणु, ठीक है। रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमो से आपको याद आ रहा होगा कीमोनाची, है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। दोनों एक ही टाइप का है, इसमें फ़ोटो लगा है, इसमें कीमो लगा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब लिथोट्रॉप्स ऑर्गेनोट्रॉप्स दोनों में है, ऐसा आप कॉमन रख सकते हैं। विषम पोषी जीवाणु जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, परजीवी जीवाणु होता है और मृतोपजीवी जीवाणु होता है। और तीसरा जो है वह सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु मतलब एक दूसरे से शेयर करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसा टाइप का सहजीवी जीवाणु इसके अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो ये तो चार्ट हो गया। अब हम इसके डिटेल में समझेंगे कि सबसे पहले हम स्वयं पोषी से स्टार्ट करेंगे, फिर विषम पोषी को समझेंगे, फिर उसके बाद हम आखिरी में लास्ट में सहजीवी को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जीवाणु में पोषण जो होता है वह उसमें जो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जो पहला प्रकार का है स्वयं पोषी जीवाणु। तो स्वयं पोषी जीवाणु वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण विधि द्वारा भोजन बनाते हैं। या तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा या तो वो रसायन संश्लेषण करेगा, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो उनमें एक वर्णक पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल, है कि नहीं। ऐसा बहुत सारा वर्णक पाया जाता है ना। और उसकी सहायता से वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है ना। अब H2S युक्त जल में पाया जाता है। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जो जीवाणु होते हैं वह H2S को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला है फोटोलिथोट्रॉप्स और दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स को डिटेल में समझते हैं। तो इनसे मिलिए, ये हैं फोटोलिथोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स जो हैं वह 2 भाई होते हैं, एक तो ये हो गए फोटोलिथोट्रॉप्स और दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स के 2 बच्चे हैं, पहला का नाम है ग्रीन सल्फर जीवाणु और दूसरे का नाम है पर्पल सल्फर जीवाणु, ठीक है। फोटोलिथोट्रॉप्स के उसके बच्चे में क्या क्या गुण है, क्या क्या टैलेंट है, उसको देख लेते हैं। उनमें जो है दोनों में एक ही क्रिया होगी, या तो वो H2S को उपयोग करेगा या तो Na2H2O3 का उपयोग करेगा। Na2H2O3 को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इन दोनों में से एक का उपयोग करके वह हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊर्जा बनाएगा, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में। अब उसको किस प्रकार बनाएगा उसको देखते हैं। तो इसमें H2 लेंगे, है ना। तो H2 को यहाँ से समझिए, H2 को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं, इसको यहीं पास लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लोरोफिल के समान वर्णक, क्लोरोफिल हरित वर्णक है, आप जानते ही होंगे, है ना। तो क्लोरोफिल के समान एक वर्णक पाया जाता है ना। उसी के समान मतलब 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, उसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल कह सकते हैं और बैक्टीरियोविरिडिन। क्या? बैक्टीरियोविरिडिन। तो इसमें हम बैक्टीरियोविरिडिन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियोविरिडिन की सहायता से
CO2 को ग्रहण करके प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है, या भोजन बनाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्लोरोबियम, अब वो जीवाणु जो है वो क्या करेगा कि CO2 को लेगा, ठीक है, 12H2O को लेगा और प्रकाश और बैक्टीरियोविरिडिन की उपस्थिति में, मतलब बैक्टीरियोविरिडिन उसके खुद में होगा, है नहीं, तो बैक्टीरियोविरिडिन प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और पानी और सल्फर बनाएगा, गंधक, सल्फर को कहते हैं गंधक, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए। अब उसके बाद इसके पहले बेटे को तो समझ रही हैं, अब इसके बाद इसके दूसरे बेटे को समझते हैं जिसका नाम है पर्पल सल्फर जीवाणु। अब दूसरे बच्चे को देखते हैं कि पर्पल सल्फर जीवाणु में क्या टैलेंट है, ठीक है ना। तो नील लोहित रंग का एक वर्णक पाया जाता है, नील लोहित रंग का एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना। इसी को बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, हाँ चलो ठीक। अब नील लोहित रंग का वर्णक पाया जाता है, नील लोहित रंग का क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक को क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो ग्रीन सल्फर जीवाणु है वो बैक्टीरियोविरिडिन का उपयोग कर रहा था, यह बैक्टीरियो क्लोरोफिल का उपयोग कर रहा है। सल्फर यौगिक का हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। ये जो सल्फर है इसी को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करेंगे और फिर उसके बाद सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएंगे। जिस प्रकार ग्रीन सल्फर जीवाणु कर रहा था उसी प्रकार है, बस इसमें अलग अलग लवण और लिए गए हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि ये 6CO2 लेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 15H2O मतलब पानी, और फिर उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट लेगा। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये वाला वर्ण का यूज़ इसमें हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है ना, हाँ। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल का यूज करके ये ग्लूकोज बनाएगा और फिर उसके बाद पानी और सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा और फिर उसके बाद उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करके अपना भोजन, मतलब ये तो बना लिया है ना। फोटोलिथोट्रॉप्स के बारे में तो हमने समझ लिया है, उनके दोनों बेटों के बारे में भी समझ लिया है। अब फोटोलिथोट्रॉप्स के बड़े भाई फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के बारे में समझते हैं। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटे हैं, पर्पल नॉन सल्फर जीवाणु, ठीक है। पर्पल नॉन सल्फर जीवाणु अलग है, पर्पल सल्फर जीवाणु अलग है, ठीक है ना। तो फोटोलिथोट्रॉप्स के जो बेटे हैं पर्पल सल्फर जीवाणु वह भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल का उपयोग कर रहा था, और जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स है उनके जो बेटे हैं पर्पल नॉन सल्फर जीवाणु वो भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल का उपयोग करता है, ठीक है। और लेकिन इसमें ये गुण है कि ये अल्कोहल का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा, अल्कोहल का करेगा, या तो कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में CO2 का अपचयन करेगा, कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो चलती अब देखते हैं, देखिए इसके उदाहरण में रोडोस्पाइरिलम है। रोडोस्पाइरिलम एक जीवाणु है, यह जो है पर्पल नॉन सल्फर जीवाणु के अंतर्गत आता है। अब देखिए 6CO2 है, 12CH3 CHOHCH3, इसको कहते हैं प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना। प्रकाश और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कराता है तो ये ग्लूकोज बनाएगा और प्रोपेनॉन बना के पानी मतलब जल बना के छोड़ देगा। इसी प्रकार से वह अपना ऊर्जा बनाता है, इसी प्रकार से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। अब आते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये वर्णक रहित जीवाणु हैं, इनमें वर्णक नहीं पाया जाता। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, इस प्रकार के वर्णक इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये भोजन प्राप्त कैसे करते हैं भैया, मतलब ये ऊर्जा कैसे बनाते हैं, ये ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा भोजन उत्पन्न करते हैं। अब ये ऑक्सीकरण किस प्रकार करते हैं उसको हम अभी समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यह ऊष्माक्षेपी क्रिया द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने वाले, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसमें जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या कहते हैं उसे, ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। अब इसके द्वारा प्राप्त मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं कौन, इसके अंतर्गत आने वाले जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु दो प्रकार का होता है, कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो सबसे पहले हम कीमोलिथोट्रॉप्स के बारे में समझ लेते हैं। कीमोलिथोट्रॉप्स के अंतर्गत जो आने वाले जीवाणु हैं, जो 4 प्रकार के जीवाणु हैं उनको तो समझेंगे हैं, लेकिन कीमोलिथोट्रॉप्स में जो 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं उनमें कौन सी खूबी होती है, तो वो भैया अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अकार्बनिक पदार्थ जो कार्बन से नहीं बनाए हैं ना, इसके निम्न प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं भैया, सल्फर जीवाणु, ठीक है, लौह जीवाणु, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जीवाणु, फिर उसके बाद नाइट्रीफाइंग जीवाणु, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि इसी को अभी समझने वाले हैं तो आपको याद तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। देखिए समझोगे ना तो याद हो जाएगा, लेकिन नाम को फिलहाल अभी याद कर लीजिए, फिर जैसे जैसे समझाते जाएंगे फिर वो जो चीज़ है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला मतलब रिएक्शन हुआ है तो ये वाला जीवाणु है, मतलब सल्फर वाला अगर रिएक्शन देखोगे तो हाँ ये तो सल्फर जीवाणु का था। इस प्रकार आपको याद रहेगा, ठीक है। कीमोलिथोट्रॉप्स ये जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। तो इसके पहले प्रकार सल्फर जीवाणु के बारे में समझ लेते हैं। ये जो जीवाणु होता है वह सल्फर को सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, सल्फर को सल्फेट में परिवर्तित कर देता है और उससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। बैगिटोआ इसके उदाहरण हैं, ठीक है। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स इसका उदाहरण है। तो इसमें हम ये क्या करता है कि सल्फ़र को सल्फेट में बदल देता है कि नहीं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, मतलब ये सल्फ़र लेगा, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद हवा मतलब ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद ये टी मतलब यही है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और एनर्जी के रूप में इसका उपयोग करेगा, ठीक है। कीमोलिथोट्रॉप्स का दूसरा प्रकार लौह जीवाणु। लौह जीवाणु ये जो होता है वह फेरस को फेरिक में बदल देता है। किसको, फेरस को फेरिक में बदल देता है और इससे उत्पन्न ऊर्जा को उपयोग करता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण है फेरोबैसिलस 4FeCO3 प्लस O2 प्लस 6H2O, ठीक है। और फिर उसके बाद 4FeOH2 प्लस 4CO2 और एनर्जी, तो एनर्जी के रूप में इसको उपयोग करता है। तो इसे लौह जीवाणु कहते हैं। तो फेरोबैसिलस किसके अंतर्गत आ गया, लौह जीवाणु के अंतर्गत आ गया। दोस्तों कीमोलिथोट्रॉप्स का तीसरा और चौथा को एक साथ देख लेते हैं, तीसरा और चौथा, है ना। तो तीसरा है हाइड्रोजन जीवाणु। कौन सा जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु जो है वो हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। किस में ऑक्सीकृत कर देता है, जल में, है ना। हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके उदाहरण में हाइड्रोजिनोमोनास उदाहरण है इसका। तो H2 रहेगा, फिर उसके बाद O2 उसको H2O में ऑक्सीकृत कर देगा और एनर्जी के रूप में उसका उपयोग करेगा, ठीक है। नाइट्रीफाइंग जीवाणु चौथा है नाइट्रीफाइंग जीवाणु। ये क्या करेगा कि अमोनिया को नाइट्रेट, इसमें अमोनिया को नाइट्रेट में या नाइट्रस में, ऐसा है, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है। अमोनिया को नाइट्रेट में या तो नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करेगा या तो नाइट्रस में ऑक्सीकृत करेगा, ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रेट में अलग जीवाणु करेगा और नाइट्रस में अलग जीवाणु करेगा, कहने का अर्थ ये है कि अगर वो नाइट्रोमोनास होगा, नाइट्रोसोमोनास, अगर नाइट्रोसोमोनास होगा ना तो वो अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्रस अम्ल बनाएगा। मतलब नाइट्रस अम्ल कौन सा बनाएगा, नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोस आ गया तो उसमें इसको याद रखना है, सा को, ठीक है ना, दोनों में सा है तो इसको याद रखना है। और फिर उसके बाद नाइट्रेट, तो नाइट्रोबैक्टर जो है वह नाइट्रिक अम्ल बनाता है अमोनिया को, ठीक है। बाकी इसमें क्या लिया है कि नाइट्रस को ही ये सीधा डायरेक्ट नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर रहा है, लेकिन ये सीधा डायरेक्ट अमोनिया को भी नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकता है, ठीक है। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स जो है वो एक ही प्रकार का होता है, मेथेन बैक्टीरिया, ठीक है ना।
कीमोलिथोट्रॉप्स के अंतर्गत क्या होता था कि उसमें अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता था, है ना। इसमें क्या होता है, उसका उल्टा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ना। तो कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और फिर उसके बाद उससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करता है ना। यह एक ही प्रकार का होता है मेथिन बैक्टीरिया। यह CH3 का ऑक्सीकरण करता है और CO2 और H2O बनाता है, ठीक है। मेथिन का ऑक्सीकृत करेगा, ठीक है, मेथिन का ऑक्सीकृत करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देगा। विषमपोषी जीवाणु, कौन से पोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु। विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी और दूसरा है मृतोपजीवी। तो पहले परजीवी को देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विषमपोषी जीवाणु क्या होते हैं। विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं वो खुद भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। यह भोजन के लिए दूसरे स्रोत पर आश्रित रहते हैं। ये स्रोत का अर्थ कुछ भी हो सकता है, मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, ये सब चीज़ है ना। तो परजीवी, पहला प्रकार विषमपोषी जीवाणु का पहला प्रकार है परजीवी। परजीवी मतलब होते हैं पर मतलब दूसरे, है ना। तो यह दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। परजीवी जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। जीवाणु का बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अरोगजनक और रोगजनक। अरोगजनक और रोगजनक। अरोगजनक मतलब जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, इसे अरोगजनक कहते हैं। उदाहरण के लिए ई कोलाई जो आंत में पाया जाता है ना। और दूसरा है रोगजनक। रोगजनक जो होते हैं ये रोग उत्पन्न करते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनी। तो विषमपोषी का दूसरा प्रकार मृतोपजीवी को समझ लेते हैं। मृतोपजीवी मतलब मृत सड़े गले पदार्थ से जो मर जाता है या सड़ जाता है ना, या गल जाता है, उस पदार्थों का उपयोग करके या उस पदार्थों से भोजन बनाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। अब देखिए इनमें कुछ विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जिससे वह कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर देते हैं। मतलब अगर वो कार्बनिक पदार्थ अगर जटिल होगा तो उसको अपघटित करके सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि स्यूडोमोनास और बेसिलस। तीसरा है सहजीवी, तीसरा है सहजीवी। पोषण का सबसे लास्ट है सहजीवी। इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यह अन्य जीवों के साथ संबंधित होता है और एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। तो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है ये जो है दाल कुल के पौधों में पाया जाता है। मतलब जितने भी दाल कुल के होते हैं, जितने भी दाल होते हैं, उन पौधों में यह पाया जाता है, उनकी जड़ों में, ठीक है ना। तो ग्रंथिल जड़ों में, मतलब जाइलम फ्लोएम, हाँ, तो जाइलम जो है वो जड़ से पानी वानी को सोखता है, पानी और पोषक तत्वों को, और फ्लोएम जो है पत्ती तक पहुंचाता है ना। तो उस मूल में पाया जाता, मतलब उसके जड़ों में पाया जाता है, जिससे क्या करता है, ये जीवाणु जो है वह नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, ठीक है ना। उस पौधों में क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और बदले में जल और पोषण को लेता है। जैसे नाइट्रोजन, अरे हाँ तू मैंने नाइट्रोजन दिया रे, चलो ठीक है मैं भी तेरे को जल और पोषण दे देता हूँ, ऐसे करके इसको भी जल और पोषण दे देता है, दोनों का पूर्ति हो जाता है ना। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, इसको याद रखना है सहजीवी के रूप में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जीवाणुओं के संरचना को पढ़ने वाले हैं। तो जीवाणुओं की संरचना को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।